नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है कलाम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारा पिछला टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। अब नया टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम आप यहां पर देख पा रहे हैं, जिसे पहले शब्द में लिखा हुआ है कंजक्शंस और दूसरे शब्द में लिखा हुआ आपका कनेक्टिव्स। केवल ये दो ही नाम नहीं है इस टॉपिक के, इसके अलावा भी यहां पर इसके नाम रखे जा सकते हैं। पहला जो टर्म अपने पास में आ रहा है वो क्या लिखा हुआ वहां पर, कंजक्शंस, और दूसरा जो वर्ड इसका नीचे लिखा हुआ है वो वर्ड आपके समक्ष क्या है वहां पर, कनेक्टिव्स। इसके अलावा भी इसी टॉपिक के ये नाम रखे जा सकते हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं आपका कोहेसिव डिवाइसेस, कोहेसिव डिवाइसेस, या फिर इसमें आपका टर्म आ सकता है जॉइनिंग वर्ड्स, या फिर इसमें टर्म हो सकता है आपका कंबाइनिंग वर्ड्स, या फिर आप इसे कह सकते हैं लिंकिंग वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स, या फिर इसे क्या लिखा जा सकता है आपका, लिंकिंग डिवाइसेस। जिस टॉपिक को अपन शुरू कर रहे हैं ये सारे उसी के नाम हैं। इन्हें अपन कनेक्टस भी कह सकते हैं, एक नाम और दे सकते हैं आपका कनेक्टस। हमें जो शब्द यहां से चाहिए वो केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल और केवल दो चाहिए, जिसमें एक तो ये रहेगा आपका कंजक्शंस और दूसरा कौन सा आपका, कनेक्टिव्स, जो कि आप थंबनेल पे आराम से देख पा रहे थे। ये इसके सिनोनिम्स हैं आपके। इन सिनोनिम्स के अंदर आप इनमें से किसी का भी अर्थ निकाल लीजिए, सबका मीनिंग वही निकलेगा जो इन दो का दिया जाता है। तो ये नाम एक बार मेरे साथ बोलिएगा जरा, क्या क्या हो सकते हैं, कनेक्टस हैं, कंजक्शंस हैं, कनेक्टिव्स हैं, कोहेसिव डिवाइसेस हैं, जॉइनिंग वर्ड्स हैं, कंबाइनिंग वर्ड्स हैं, लिंकिंग वर्ड्स हैं, या फिर आपका लिंकिंग डिवाइसेस। ये लिंकिंग डिवाइसेस वही हैं जिन्हें आप शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, एलडी। जब मैंने आपको सिंटेक्स पढ़ाया था, सब्जेक्ट ऑफ कंकॉर्ड दिया था, या सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की मैंने आपके साथ बात की थी, तो वहां पर ये टर्म्स आपके साथ में लगे हुए थे। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं उन्हें बतौर टॉपिक हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। अब इनका जो अर्थ अपना निकलेगा, इसके अंदर किस तरीके से अगला वहां पर इसका मीनिंग निकालें, वो सिंपल वर्ड के साथ रहेगा। इसे आप योजक कह सकते हैं, और योजक ना कहें तो इसे संयोजक कह सकते हैं। लेकिन हालांकि मुझे यहां पर इसके हिंदी अर्थ से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ये आपकी सामान्य जानकारी के लिए होता है। अर्थात इनका जो फंक्शन रहेगा, इनका काम रहेगा, वो कौन सा है आपका, योजन का, जोड़ने का है, इनके संयुक्तिकरण का वहां पर बताया जाता है, इनको साथ रखने का वहां पर बताया जाता है। अब इस टर्म के अंदर ये कैसे काम करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, वो देखिएगा। कोई भी हमारा कंजक्शन है, कोई भी संयोजक शब्द है, या फिर आपका योजक शब्द है, उसका मेन फंक्शन, उसका मेन फंक्शन, जो मुख्य कार्य होता है, वो मेन फंक्शन क्या रहेगा, वो सुनिएगा जरा। ये होता है कंबाइन करना। क्या करना, कंबाइन करना, या फिर आप इसे क्या कहेंगे, आपका ज्वाइन करना। टू कंबाइन या फिर आपका टू ज्वाइन, किसी को जोड़ना, उसका संयुक्तिकरण करना, यही टर्म किस में चला जाएगा आपका, वहां पर अपने लिए कंजक्शन में चला जाएगा। अभी किस किस को जोड़ सकता है वो चीजें आपको साथ में देखनी है जी। यहां पर ये किन किन को आपका जोड़ सकता है, वो सारी चीजें आपको कवर करके रखनी है। तो अपन एक एक यहां पर मैच करते हैं, किस किस को जोड़ा जा सकता है। हमारा कंजक्शन है वो एक लेटर या फिर एक जो अक्षर है, एक वर्ण है, उसे किसी अन्य लेटर या अन्य वर्ण से जोड़ सकता है। यहां लेटर का मतलब किससे है, वर्ण से, और या फिर आप क्या कहेंगे, अक्षर से कहेंगे। और यहां पर भी इसका टर्म लेते हैं तो क्या है आपका, वर्ण, और या फिर इसे क्या कहा जाएगा, आपका अक्षर कहा जाएगा। एक वर्ण को दूसरे वर्ण से जोड़ना, एक अक्षर को दूसरे अक्षर से जोड़ना, वो काम कंजक्शन का हो सकता है। और किस तरीके से हो सकता है वो देखिएगा जरा। जैसे टर्म आपके पास में दिया गया, आपने लिखा ए सिंगल कोट में है एंड बी सिंगल कोट में आर टू लेटर्स। ये दो अक्षर हैं, ये आपके दो वर्ण हैं,
ये ए आ गया, ये आपका बी आ गया। इन दोनों को जोड़ने के लिए जो एंड आया, ये यहां पर किसका काम कर रहा है? आपका कंजक्शन का काम कर रहा है, संयोजक शब्द का काम कर रहा है। लेकिन जब आप इसको बता रहे हो तो इसके बीच में एक चीज आपको और सिखाता हूं, वो ये जो अपना टर्म लेटर आ रहा है, इसे कई अर्थों में काम में लिया जा सकता है। 3 अर्थ इसके मुख्य निकलते हैं। पहला हम पढ़ ही चुके हैं, इसे वर्ण कह सकते हैं या इसे अक्षर कहा जा सकता है। दूसरा इसे लेते हैं तो इसे पत्र कहा जा सकता है। और तीसरा टर्म इसे हम लेते हैं तो इसे साहित्य अर्थात लिटरेचर का नाम दिया जा सकता है। इसमें ऐसा सुना होगा आपने इडियोमेटिक मीनिंग में, ए मैन ऑफ लेटस, ए मैन ऑफ लेटस। ये ईडियम में अपना मीनिंग क्या देगा? जो आदमी प्रोफिशिएंट होता है, जो आदमी प्रोफिशिएंट होता है, और प्रोफिशिएंट होता किस में है? आपका लिटरेचर में होता है, साहित्य में होता है। जो आदमी साहित्य में दक्ष होता है उसे अपन क्या नाम देते हैं? आपका वहां पर ए मैन ऑफ लेटस देते हैं। तो यहां लेटर का मतलब किससे है? लिटरेचर से है। हालांकि हमने जो यहां पढ़ा है वो केवल अक्षर या वर्ण के लिए पढ़ा है। ये तो आपकी एडिशनल जानकारी है कि लेटर के अलग अलग मीनिंग क्या निकलते हैं, जिसमें वर्ण हो सकता है या अक्षर, पत्र हो सकता है या फिर आपका साहित्य हो सकता है। अब अगला जो फंक्शन है वो हमें देखना है। इसके अलावा, लेटर के अलावा ये किसको जोड़ सकता है? कंजक्शन। आपका कोई भी एक वर्ड है, उस वर्ड को किसी अन्य वर्ड से जोड़ दें, यानी एक जो आपका शब्द है उस शब्द को अगला किसी अन्य शब्द से जोड़ दें। यह भी काम किसका है? आपका कंजक्शन का है। जैसे मैंने टर्म दिया राज एंड आर्यन। अब आप चेक कर सकते हैं, यहां जो राज है, बताओ क्या है आपका वर्ड। यहां जो आर्यन है, यह भी बताओ क्या है आपका वर्ड। राज और आर्यन 2 शब्द हैं आपके। दोनों शब्दों को जोड़ने का जो काम किया, जो फंक्शन किया, बताओ किसने किया? एंड ने। तो यहां पर जो एंड टर्म आ रहा है, ये एंड टर्म किसका है? बताओ आपका कंजक्शन का है, मतलब संयोजक शब्द का है। ठीक है, फिर अगली बात यहां पर लेते हैं, इसके अलावा किसको जोड़ेगा? लेटर को जोड़ चुके हैं, वर्ड को जोड़ चुके हैं। तीसरा पार्ट रहेगा, कोई भी फ्रेज है, उस फ्रेज को किसी अन्य फ्रेज से जोड़ना। फ्रेज का हम हिंदी मीनिंग लेते हैं तो इसका हिंदी अर्थ निकलता है वाक्यांश। बताइए क्या निकलता है आपका? वाक्यांश। एक वाक्यांश को अन्य वाक्यांश से जोड़ना, कोई भी फ्रेज हो सकता है आपका। हम एग्जाम्पल पे ऐसा जाते हैं, मैंने ये लिया, डू और डाई एंड टिट फॉर टैट। डू एंड डाई एंड टिट फॉर टैट। किन किन को यहां पर जोड़ा गया? मेरे पास में पहला टुकड़ा ये है और मेरे पास में दूसरा टुकड़ा ये रहा, और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा? बताओ, एंड कर रहा है। एंड यहां पर जो टर्म देगा किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का। जोड़ रहा आराम से। यहां तक समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगली चीज इसमें सबसे महत्वपूर्ण, जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है, वो रहेगा एक सेंटेंस या एक वाक्य को किसी अन्य सेंटेंस या किसी अन्य वाक्य से जोड़ना। जैसे आपके पास में टर्मिनोलॉजी है, कौन सी? किसी ने यह कहा रवि इज ए बिजनेसमैन, और दूसरा वाक्य आपका लिखा गया ही इज ए सोशल वर्कर। सोशल वर्कर। अब इन दोनों को कनेक्ट करके, इन दोनों को जोड़ के केवल एक वाक्य बना दिया जाए और उसमें लिखा जाए रवि इज
नॉट ओनली ए बिजनेसमैन बट ऑल्सो ए सोशल वर्कर। अब जरा चेक करना इसको, यहां पर जो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का, संयोजक शब्द का काम वहां पर कर रहा है। किसको जोड़ा इन्होंने? दो सेंटेंसेस को, और दो वाक्यों को जोड़कर कितना बना दिया आपका? एक सेंटेंस बना दिया। दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य वहां पर बना दिया। बात आराम से आपको समझ में आई होगी कि अगला यहां पर कहना क्या चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी आपके पास आई, ये जो फैक्टर आपके पास आया, इससे इजीली आप लोगों को आइडिया हो गया कि अगला बताना क्या चाहता है। अर्थात जब भी कंजक्शन की हम बात करते हैं तो देखिए, ये इसके नाम थे, उसके बाद में यहां पर कंजक्शन का फंक्शन आया। एक लेटर को दूसरे लेटर से जोड़ा जाता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ा जाता है, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ा जाता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ा जाता है। और फिर अपनी बात यहां पर थी कि लेटर के मीनिंग क्या क्या होते हैं। इसमें एक चीज अपन ऐड और कर लेते हैं, वो देखिए क्या, हमारे जो सवाल होते हैं जोड़ने वाले, वो जनरली इस बात पर डिपेंड करते हैं। एक सिंपल जो सेंटेंस होता है उसे किसी अन्य सिंपल सेंटेंस के साथ रखकर दोनों को जुड़वाते हुए उसका आउटपुट वापस किस में दे दिया जाता है? सिंपल में। दूसरा पैटर्न यह है कि मेरे पास एक सिंपल सेंटेंस है, उसे मैं दूसरे सिंपल सेंटेंस में ले जाता हूं और यह ले जाकर इसे किस में डाल देता हूं? आपका कंपाउंड में डाल देता हूं। और तीसरा यहीं पर इसी मैनर में है, एक सिंपल सेंटेंस और दूसरा सिंपल सेंटेंस, इन दोनों को मिला के मैं कैसा सेंटेंस बना सकता हूं? आपका कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं। ये तो एक हार्ड एंड फास्ट वाली स्थिति सी होगी, थोड़ा सा टिपिकल नेचर आप लोगों को लगेगा। मैं इसे बिल्कुल आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या माजरा है। इसमें हम इस थीम पे ही नहीं चलेंगे। क्या करेंगे आपका, ये तो नाम आपके धक्के चढ़ते हैं, किताबों में तो लिखने जरूरी हो जाते हैं कि सर ऐसी चीजें आती हैं। हम सीधा कंजक्शन पे चलेंगे। हम इनकी बात ही नहीं करेंगे कि कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेटर क्या होते हैं। ये थीमेटिक अप्रोच हमें नहीं चाहिए। हमारा सवाल सीधा सीधा आता कंजक्शन का, तो हमें पता होना चाहिए कंजक्शन कौन सा है, कैसे यूज हुआ है, अगर गलत यूज हुआ तो कहां यूज हुआ, एरर मुझे छांटनी है तो कहां छांटनी है, या फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान या रिक्त स्थान के अंदर मुझे इसे प्रयुक्त कैसे करना है, इत्यादि इत्यादि। ये जो चीजें हैं इन पर मुझे गौर करना है। ठीक है, तो अपन सीधा चलेंगे वहां पर कंजक्शन पे बिना देरी किए बिना, और ये पता करते हैं कि कंजक्शंस कौन कौन से हैं जिनको हमें वहां पर पढ़ना है। यहां तक ये तो देख लिया कि कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन है वो कितने प्रकार से आपके बांटे जा सकते हैं, उनकी अपन बात कर लेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि सीधा कंजक्शन पे फोकस करना ये हमारे लिए बेहतर रहेगा, बजाय उनका कैटेगराइजेशन करना कि ये क्यूमुलेटिव है, कि ये एडवर्सेटिव है, कि ये इलेक्टिव है, ये ऑल्टरनेटिव है आपका। ठीक है, ये सबऑर्डिनेटर है, ये कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, उनकी बात नहीं करेंगे, वो हमसे नाम पूछे भी नहीं जाते, हमें याद भी नहीं रखने हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे यहां पर कंजक्शन सो दैट की। कौन से की बात करेंगे? आपका सो दैट। अब इस सो दैट को पढ़े ना, उससे पहले थोड़ी जानकारी हमें यह हो जानी चाहिए। आपके पास में एक टर्म है सो, शुद्ध उच्चारण सौ होता है। इसका हिंदी मीनिंग हम लेते हैं तो क्या रहेगा आपका? इसलिए एक वर्ड अपने पास में है दैट। दैट का शाब्दिक अर्थ वह होता है और कंजक्शन के अर्थ में इसका मीनिंग की होता है। फिर हम दोनों को जोड़ते हैं सो दैट, बीच में स्पेस जरूर है लेकिन हाइफन नहीं है, कोई दूसरा शब्द नहीं है। इसे अगर अपन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ा जाएगा? ताकि। और अगर मैं आपके समक्ष ये रखता हूं सो हाइफन दैट, सो हाइफन दैट, अगर इसको मैं लेता हूं तो इसे क्या पढ़ा जाएगा आपका? इतना की। क्या पढ़ा जाएगा? इतना की। अब ये जो अंतर है हाइफन और बिना हाइफन, इसे यूं समझ लीजिए, अगर हाइफन आ गया मतलब बीच में कोई ना कोई शब्द होगा, 1 2 3 कोई ना कोई शब्द पक्का आएगा। हाइफन जहां आ रहा है ना, इसका मतलब बीच में कोई ना कोई शब्द डलेंगे
किन्हीं शब्दों को समावेशित किया जाएगा, किन्हीं शब्दों को शामिल किया जाएगा। और अगर ये सो दैट है तो सो दैट के बीच स्पेस तो है, जगह तो है, लेकिन बीच में कोई शब्द नहीं आएगा। हम ये ऐसा लिख लेते हैं ताकि आपको आराम से नजर आ जाए। ये अपन बाद में करते हैं, ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप इनमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, इनमें फर्क नहीं कर पाएंगे। पहले इन्हें समझिए आप, उसके बाद में आप यहां पर आ जाइए। मैं एक बार इसे रबी कर देता हूं आपका, पहले मैं इसे क्लियर करता हूं आपका, क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा आप इस चीज को पकड़ नहीं पाएंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। आपके समक्ष में इन सब का एक एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे ये पहले वाला है, इसका एग्जांपल मैंने ये लिया, आई वर्कड हार्ड सो आई पास्ड द एग्जाम। देखिए, मैंने कठोर मेहनत की इसलिए मैंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। बताइए, सो इसलिए आ रहा है मीनिंग, इसलिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रवि इज नॉट वेरी वेल to say that it is not good for his family। अब इस टर्म को पढ़ना, रवि बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं है, बहुत ज्यादा तंदुरुस्त नहीं है, यह कहने के लिए कि यह कार्य उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं है। यह कहने के लिए कि, यह कहने के लिए कि, यहां दैट किसका मीनिंग दे रहा है? की का। यहां सौ किसका मीनिंग दे रहा है आपका? इसलिए का। जो हमने लिखा है ना उसी को आप परखते चलिए, जांचते चलिए। अब ये एग्जाम्पल इसका है, ये एग्जाम्पल इसका है। अब हम यहां पर अगला टर्म लेकर आते हैं, इसको एक बार यहां से हटा लेते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम्पल इसके सामने लिखेंगे अपन, एकदम एग्जैक्ट सामने लिखेंगे ताकि आपको समझ में वहां पर आ जाए। इसे भी मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं आपका, ताकि आपको तसल्ली रहे कि सर हमारा एग्जाम्पल हमें भली भांति समझ में आ रहा है, इजीली समझ में आ रहा है। हमने जो तीसरा लिख रखा था याद होगा आपको, क्या लिख रखा था आपका? सो दैट, और इसका मीनिंग ताकि। इसका एग्जाम्पल लीजिएगा, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? अरेंज all the material, arrange all the material so that we can feel quite better। अब इसका मीनिंग लीजिए, सारी सामग्री को इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए ताकि हम अच्छा, सुखद, सहज महसूस कर सकें। तो यहां जो आपको सो दैट मिल रहा है, यह हमें मीनिंग किसका देगा? ताकि का। बताइए किसका मीनिंग देगा आपका? ताकि का। तो हमने तीन प्रकार के अर्थ यहां तक ले लिए हैं, और ये तीनों ही अर्थ हमें यहां पर बताते हैं कि हम सब में, चाहे सो अकेला है या फिर आपका दैट है या फिर आपका सो दैट है, इन सब में हम अलग अलग प्रकार से मीनिंग निकालने में सक्षम बने। अब ये सो दैट स्पेस तो था, हाइफन नहीं था। अब हाइफन वाला लेते हैं, इसका मीनिंग लेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इतना की। बताइए मीनिंग क्या आएगा? इतना की। अब चेक ये करना, हाइफन का मतलब हाइफन नहीं आएगा यहां पर। और भाई हाइफन का मतलब ये नहीं कि पंक्चुएशन मार्क आप हाइफन लगा दो, बीच में जो छोटा देश जैसा दिखता उसे लगाना नहीं है। इसका मतलब है यहां पर बीच में कुछ शब्द डलेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा जाए, अतुल इज सो फैट या फैटी that
ही कैन नॉट वॉक फास्ट, वॉक फास्ट। अब चेक करो, इसमें हमें क्या मिला, सो, और क्या मिला, दैट। बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या रहा आपका, बीच में कनेक्ट करने के लिए या जोड़ने के लिए क्या रहा आपका वहां पर, सो दैट। और सो दैट के बीच में एक शब्द आ रहा है, कौन सा, फेटी। यही हाइफन काम कर रहा है, समझ गए। इसीलिए लगा के दर्शाया जाता कि बीच में कोई और शब्द भी आएंगे, मीनिंग निकाल सकते हो। अतुल इतना मोटा है कि, इतना कि वह तेज नहीं चल सकता। तो यहां पर इस सो का मतलब इसलिए नहीं है, बल्कि क्या है, इतना। और इस दैट का मीनिंग हम लेते हैं, तो बताओ क्या है, की है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी इसके साथ साथ वहां पर चल पड़ेगी। तो अपने पास चार आ गए, सो आ गया, दैट आ गया, सो दैट आ गया, और फिर सो दैट आ गया। ये विदाउट हाइफन है और ये विद हाइफन है। अब अपनी उस बात पे पहुंचेंगे जहां पर मैंने आपको छोड़ा था। हमारा कंजक्शन जो हमें स्टार्ट करना था वो ये था। अब देखो आपको आसानी से कितना समझ में आएगा। सो दैट को आप लेते हैं, तो सो दैट को आप क्या पढ़ेंगे, इतना की। ये तो इसका अर्थ हो जाएगा। अब इसका यूज आप कैसे करेंगे, आपको आपके सेंटेंस में इन शब्दों में से एक शब्द मिलेगा, जैसे वेरी मिले, या फिर ग्रेट मिले, या फिर बिग मिले, या फिर टू मिले, या मच मिले, या फिर आपका क्वाइट मिले। इन शब्दों में से एक भी शब्द मिला, इसे हटा दो और इसके बदले में क्या लगा दो, सो लगा दो। और दूसरा काम क्या करना है, जो आपका फुल स्टॉप आता, पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, इसे हटाओ, इसके बदले में दैट ले आओ। और दैट किसकी डिमांड करेगा, सब्जेक्ट की डिमांड करेगा। इनमें से जो भी है वो हट जाएगा, सब आ जाएगा। फुल स्टॉप के साथ में फुल स्टॉप हटाकर दैट लगा दो, साथ में नहीं, इसको हटाकर दैट लगा दो। और दैट के साथ हमेशा क्या रखना है, ऐसी कंडीशन में, हमेशा का मतलब इस कंडीशन में आपका सब्जेक्ट लगाना है। क्यों ना एक इसका एग्जांपल करके बता दूंगा आपको। सेंटेंस दिया जाता है, राहुल इज क्वाइट ashamed, he cannot face you। और आपको यहां पर यूज किसका करना है, सो दैट का। अब आप करेंगे क्या, यहां से आपका क्वाइट हटा देंगे। इस क्वाइट को देखो, ये रहा, मिल रहा है, इसको हटा के इसकी जगह सो ले आएंगे। फिर ये जो आपका फुल स्टॉप है यहां पर, इसको हटाएंगे और फुल स्टॉप की जगह दैट ले आएंगे। दैट को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट मेरे पास ही है। अब दोनों जुड़ जाएंगे तो एच यहां पर स्मॉल हो जाएगा और बाकी एज इट इज वैसा का वैसा आ जाएगा। जैसे मैं टर्म लिख देता हूं यहां पर, राहुल इज, इस क्वाइट की जगह क्या लग जाएगा, सो। फिर यहां पर टर्म आ जाएगा आपका ashamed। बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या आएगा, दैट आएगा। दैट किसकी डिमांड करेगा, सब्जेक्ट की डिमांड करेगा। किसकी करेगा, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मेरे पास में क्या आएगा, ही आ जाएगा। बचा हुआ पूरा वैसा का वैसा लिख दो, ही कैन नॉट फेस यू। हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना, कोई तकलीफ ही नहीं है भाई। ये आए 6 शब्द, इनमें जो मिलता है हटाओ, हटाकर सो लगाओ, फुल स्टॉप हटाओ, उसकी जगह दैट लगाओ। और दैट किसकी डिमांड करेगा, सब्जेक्ट की, लिख डालो, सोल्व हो गया। इतना सा काम है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर हमने ये तो सोल्व कर दिया, अब हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक इश्यू क्या बचता है, क्या समस्या है कि सर यहां आपने हमें क्या दिया, राहुल दिया, और यहां क्या दिया आपका, ही दिया।
अब ये राहुल नाउन है, ही प्रनाउन है, लेकिन ही जो प्रनाउन या सर्वनाम बना, ये बना तो राहुल का ही, आया तो राहुल का ही। तो ये सब्जेक्ट डिफरेंट है या सेम है? ये सब्जेक्ट अलग अलग है या सेम है आपका? बिल्कुल सेम है साहब, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। सवाल आपके जहन में क्या आ रहा है, सर सब्जेक्ट अलग अलग होते तो? ऐसा भी तो हो सकता है भाई, या तो सेम दे दिए मैंने पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपको जरूरी थोड़ी सेम मिले, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। दोनों अलग अलग हों तब हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा उसको सीखना। वो सेंटेंस यहां लिख रहा हूं जब दोनों अलग अलग आ जाएं। सेंटेंस है, पुनीत वॉज मच फ्रस्ट्रेटेड, I could not console him. I could not console him. अब जरा चेक करना कि इसमें मुझे so that से जोड़ना है, तो उससे पहले तो ये चेक कर लो ना कि दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट कैसे हैं। इसका सब्जेक्ट यहां पुनीत है और इसका सब्जेक्ट यहां आई है। पुनीत का सेम बनता तो पुनीत के लिए ही आता ना, अब यहां आई लिखा है, मतलब सेम है या अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, अब करना क्या है, यहां से मच हटेगा, मच की जगह क्या आ जाएगा? सो। ये फुल स्टॉप हटेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? दैट। तो बनाते हैं इसका आंसर, क्या बन जाएगा? पुनीत वॉज, मच की जगह सो, फिर फ्रस्ट्रेटेड, दैट के साथ सब्जेक्ट लग जाएगा आई, और उसके बाद वाले हिस्से में कुड नॉट कंसोल हिम। बताइए कोई फर्क पड़ा क्या? फर्क इतना ही पड़ा कि ये सब्जेक्ट अलग अलग हैं, जो अपना तरीका था, स्ट्रक्चर था, सेंटेंस का पैटर्न था, उसमें किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं था, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रही। वो एज इट इज आपका वैसे ही आ गया जैसे पहले चल रहा था। दैट को सब्जेक्ट चाहिए था, चाहे वो सेम मिले चाहे डिफरेंट मिले, क्या फर्क पड़ता है? तो यहां पर आपने एज इट इज इसे रख दिया जी। ठीक है, अब इसमें एक सवाल और बनेगा कि सर आपने सेम सब्जेक्ट का निकाल दिया, सर आपने डिफरेंट सब्जेक्ट का निकाल दिया, लेकिन आपने हमें यह सिखाया कि हमारे पास में इन शब्दों में से कोई एक शब्द होता है, उसे हटाकर हम क्या करते हैं? सो लगाते हैं। अब एक सवाल ऐसा मानो जिसमें आपके पास ये शब्द आए ना, ये भी तो सवाल बन सकता है कि शब्द नहीं आए और उसके बावजूद अगला क्या लगवा ले? सो दैट। तब अपना वहां पर सोल्यूशन कैसे बनेगा उसको हम सीखते हैं। देखो, यह एक नया सेंटेंस बनाता हूं आपके लिए। राज इज अपसेट, he cannot help us। अब इसमें मुझे यूज किसका करना है? सो दैट का। ये मैं यहां पर इंस्ट्रक्शन डालता चलता हूं ताकि आप बाद में भी पढ़ें तो आपको तकलीफ ना हो। इस सेंटेंस में पहला जो पार्ट है उसमें कहीं पर भी देख लो, इन शब्दों में से कोई भी शब्द नहीं है। वेरी, ग्रेट, बिग, टू मच, क्वाइट, इनमें से कोई सा भी आपके पास नहीं है, सीधा सीधा है। अब सो दैट का यूज करना, तो आप दैट तो आराम से लगा लोगे, फुल स्टॉप हटाओगे, दैट लगा के ही ले आओगे। अब रही समस्या सो की, तो आपको याद क्या करना है? ये जो सो आता है ये कहां आता है आपका? या तो एडजेक्टिव के पहले, जिसे अपन कॉम्प्लीमेंट का नाम दे सकते हैं, जनरली ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और या फिर यही टर्म अपने लिए आगे चलकर सीधा नाउन के साथ जुड़कर भी आ सकता है। एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस लिख रहा हूं बीच में, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के मुझे एडजेक्टिव या विशेषण को ढूंढना है। तो राज काफी बेचैन है। बेचैन कौन है? राज है। ये अपसेट वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? राज की। राज नाउन है, तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को ही हम एडजेक्टिव या विशेषण का नाम देते हैं। यही तो करते हैं हम।
तो हमें क्या करना है, जो एडजेक्टिव होता है उसके पहले सो लगा देना है, तो आराम से अपसेट के पहले सो आ जाएगा। सेंटेंस बता दीजिए क्या बनेगा, राज इज सो, फिर आगे टुकड़ा ले लो अपसेट, बीच में कनेक्ट करने के लिए दैट, दैट किसकी डिमांड करेगा, सब्जेक्ट की ही है, फिर बचा हुआ हिस्सा यहां पर कैन नॉट, और उसमें बाद का टर्म आ जाएगा हेल्प अस। केन अपना मॉडल है, तो मॉडल हमेशा अपने साथ क्या लेता वर्ब का फर्स्ट टर्म, तो मैंने हेल्प लगा दिया, कोई इश्यू इसमें नहीं बना। ठीक है, तो अपने देखो तीनों प्रकार के सेंटेंस निकल के आ गए। सो दैट में दोनों सब्जेक्ट सेम होते हैं, वो हमने ले लिया। सो दैट में दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, वो हमने ले लिया। सो दैट में सब्जेक्ट सेम हो या अलग अलग हो, लेकिन जैसे वो शब्द होते हैं वेरी, ग्रेट, बिग, टू मच, क्वाइट, वो नहीं हो, वो भी हमने ले लिया कि एडजेक्टिव के पहले हमें लगाना पड़ता है। अब ये बातें करने के बाद में हमारा अब टाइम है दूसरे कंजक्शन को पढ़ने का। जो अगला कंजक्शन अपने पास है वो रहेगा आपका टू टू। इसका हिंदी मीनिंग वही होगा जो हिंदी मीनिंग किसका है आपका सो दैट का है, सेम का सेम रहेगा, इतना की, और इसके उच्चारण में भी फर्क नहीं करना है। टू टू, यहां पर ये तो भूल के ही मत कर देना, ये तो भूल के ही मत कर देना, टू ऐसा कोई साउंड होता नहीं है। हां, अगर ये अनस्ट्रेस्ड है तो आप ये दूसरे वाला इसे स्मॉल में कम में ले सकते हैं, हालांकि ये नॉन प्रिविलेंट है, प्रचलन से बाहर है, मैं इसकी राय नहीं दूंगा आपको। कहीं मिलता है तो आप ये कह सकते हैं कि हां भाई अनस्ट्रेस्ड मैनर में काम में ले लिया गया, पोइट्री वगैरह में हो सकता है आपका, लेकिन जनरल ग्रामर के अंदर आपको दोनों ही बड़े पढ़ने। अब ये नियम बारखड़ी का मत लगा देना कि डबल ओ है तो बड़ा ऊ हो गया, एक ओ है तो छोटा ऊ हो गया, ये नियम यहां पर अप्लाई नहीं होते हैं। और ये ऐसा भी नहीं कि भाई सब के लिए मान्य हो जाए, ऐसा पैटर्न भी नहीं आएगा। इसमें क्या करना है, जो 6 शब्द हमने लिए थे ना उनको दोबारा ले रहा हूं, जैसे वेरी था, ग्रेट था, या फिर आपका बिग, इसके अलावा मच, इसके अलावा क्वाइट, और पिछले में हमने लिखा था टू, टी डबल ओ, पिछले में क्या लिखा था आपका टू, देखो ये रहा। और अब वाले में हम क्या लिखेंगे आपका वहां पर 100, उल्टा ही होगा ना, इनको हटा दो और हटाकर इनके एवज में क्या लगा दो आप टी डबल ओ, बताओ क्या लग जाएगा टी डबल ओ। अब अगली चीज आपको मेंशनेबल लेनी है, कौन सी लेनी वो चेक करना जरा, कि अपने पास में फुल स्टॉप आएगा वो हटेगा, वो हटकर आपको ये टू लेना है, और ये अपने साथ क्या ले लेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म, या तो आप इसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कह दो और या फिर क्या कहोगे इसे बेस फॉर्म कहोगे। मैं इसे ब्रैकेट में डाल ही देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। इसे हम क्या पढ़ सकते हैं, आपका बेस फॉर्म पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से यूज होता, क्यों ना एक एग्जांपल देखें, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मनीष इज वेरी puzzled, he cannot assist us in our work। और अगला चाहता है, इसमें आप किसका यूज करें, टू का। तो पहली बात तो ये चेक करो ना कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द आया, आपके पास में शब्द बना वेरी, ले लिया, इसको हटा दो, इसको हटाकर आप क्या लगा दो वहां पर टू लगा दो, फिर आपका ये फुल स्टॉप है इसे हटा दो और इसे हटाकर क्या लगा दो आपका अगला टू। लिखते हैं इसका आंसर,
आंसर क्या बनेगा? मनीष इज टू पजल्ड, मनीष इज टू पजल्ड। फिर यहां पर जोड़ने के लिए टू आ जाएगा। अब टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा तो अपने पास में ही भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, कैन भी नहीं है और नॉट भी नहीं है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? असिस्ट, सहायता करना या फिर सहायता देना। तो मुझे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यहां पर मैं ले लूंगा इजीली, टू असिस्ट, बचा हुआ लिखेंगे इन आवर वर्क। जब भी आप वर्ब पैटर्न की बात करें तो तीनों फॉर्म आपके माइंड में घूमने चाहिए। अपने पास में है असिस्ट, दूसरा अपने पास में बनेगा असिस्टेड, और तीसरा टर्म अपने पास में बनेगा असिस्टेड। ये लीजिए, तीन आ गए, असिस्ट, असिस्टेड, असिस्टेड, तीन बन गए ना। असिस्ट का मतलब सहायता करने से होता है। अब यहां अपना क्वेश्चन था कि मनीष इज वेरी पजल्ड, और दूसरा सेंटेंस यह था ही कैन नॉट असिस्ट अस इन आवर वर्क, और नीचे वाले में है मनीष इज टू पजल्ड टू असिस्ट अस इन आवर वर्क। ठीक है, अब यहां ये दो चीजें हट गई। ही तो हट गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ही का मीनिंग कौन दे रहा है? मनीष दे रहा है। अब ये कैन नॉट कहां गया? ये कैन नॉट क्यों हटाया वो समझिए। अगर मुझे ये दो टू साथ में मिलते हैं, साथ में होने चाहिए तभी ये लगेगा, अदरवाइज तो इसका मीनिंग अप्लाई नहीं हो सकता। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कहां होने चाहिए? आपके साथ में होने चाहिए, नहीं तो इसका इश्यू नहीं है। तब ये जो टू होता है ये क्या बन जाता है? आपका नेगेटिव बन जाता है। मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको नई स्लाइड पे बेहतर तरीके से समझा देता हूं इसे। देखो, अगर मेरे पास में क्या है, दोनों टू साथ में है, दोनों टू साथ में, तो यहां ये जो दूसरे वाला टू होता है ये नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन होना चाहिए दोनों साथ में एक ही सेंटेंस में। और नेगेटिव में दो तरीके से डील करेगा। पहली इसकी डीलिंग होगी यहां पर प्रेजेंट टाइम में, और दूसरी यहां पर डीलिंग इसकी होगी पास्ट टाइम में। पहला प्रेजेंट टाइम में, दूसरा आपका पास्ट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में ये निगेटिविटी देगा, और ये निगेटिविटी किस में आएगी? कैन नॉट में। और पास्ट टाइम में ये निगेटिविटी देगा, नकारात्मकता का भाव देगा, और ये किस में आएगा? कुड नॉट में। मतलब इस टू के साथ ये दूसरे वाला टू आ जाए, डबल ओ के साथ एक ओ वाला आ जाए, तो इसमें पहले से प्रेजेंट टाइम में कैन नॉट का मीनिंग शामिल होता है, पहले से पास्ट टाइम में आपका कुड नॉट का मीनिंग शामिल होता है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर करना क्या है, इस मैनर के अंदर हमें चेक क्या करना है वो देखो। देखिए यहां पर आपने क्या किया, कैन नॉट ही तो हटाया। इस कैन नॉट का मीनिंग शामिल किस में है? इस टू में शामिल है, तो कोई इश्यू ही नहीं है आपका, बिल्कुल मीनिंग सेम है आपका। अब हमने जो पढ़ा है ना, इसका एक सरफिशियल लुक आप ले लीजिएगा, सुपरफ्लुअसली तो नहीं लेंगे लेकिन सरफिशियली जरूर ले लेंगे। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो कंजक्शंस या कनेक्टिव्स के रूप में है। अपनी बात ये हुई कि इसके अलग अलग नाम क्या हैं। अगली बात ये हुई कि कंजक्शन का मुख्य फंक्शन जोड़ना होता है, कनेक्ट करना होता है। ये लेटर से लेटर को जोड़ सकता है, ये वर्ड से वर्ड को जोड़ सकता है, ये फ्रेज से फ्रेज को जोड़ सकता है, ये आपका सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ सकता है। और इसमें हमने सिंपल से सिंपल का सिंपल, सिंपल से सिंपल का कंपाउंड, सिंपल से सिंपल का कॉम्प्लेक्स की बजाय वहां पर अलग अलग जो बन रहे हैं। फिर लेटर का अर्थ क्या होता है वो हमने देखा। उसके बाद में सो का अलग मीनिंग, दैट का अलग मीनिंग, सो दैट का अलग मीनिंग, सो दैट नीचे वाला हाइफन का अलग मीनिंग लिया। फिर हमने यहां सो दैट का यूज सीखा, और उसके बाद में हमने यहां पर इसका एग्जाम्पल लेते हुए अगले पैटर्न में यहां पर टू टू है उसका एक सिंपल यूज हमने सीखा, फिर उसका एग्जांपल किया। मतलब एक तरीके से अपने टॉपिक की, इस टॉपिक की जो विधिवत शुरुआत होनी चाहिए वो हम कर चुके हैं। अब इसमें थोड़ी रफ्तार पकड़ेंगे अपन, और ये जो रफ्तार अपने पास आएगी, इस रफ्तार की अपन बात करते हैं तो ये किस बेस पर चलेगी ये देखना जरा। यहां पर ये अपने पास में पूरा का पूरा पैटर्न है, वो आपको वहां पर देखना पड़ेगा साहब। यहां पर हमने जो मैटर लिया है ना, उसमें केवल और केवल स्टार्टिंग का पार्ट बताया आपको।
अभी इसमें सो दैट के बाद टू का पूरा नहीं हुआ वो पढ़ेंगे, हार्डली वेन, स्केसली वेन, इस टाइप में कंजक्शन बढ़ते जाएंगे, और है, आइदर और है, नोर है, नाइदर नोर है, बहुत सारे कंजक्शन आएंगे। इनका डिस्कशन अपन करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, अगले लेक्चर में, ठीक है। तो यहां पर इस वीडियो में केवल आपको यह समझाया गया कि भाई अपना कंजक्शन होता क्या, किस तरीके से काम करता है। दो कंजक्शन उनको अपन ने टच किया, एक सो दैट का और एक आपका टू का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपका टू के बचे हुए हिस्से को पूरा करते हुए और साथ में नए कंजक्शन से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हुए। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार।